हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों का विश्लेषण के साथ आपके सामने हूं। यानी प्रीवियस ईयर में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस ट्रेंड से पूछे गए हैं, उसका डायमेंशन क्या है, इसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का नेचर क्या होता है। और ध्यान रखें, दो बेनिफिट इससे होगा। एक तो होगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट भी होते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। दूसरी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का नेचर क्या है, किस डायमेंशन से प्रश्न पूछे गए जा रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है और आगे आपकी तैयारी करने में आपको सहूलियत होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग दो वीडियो में एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं और देख चुके हैं कि कब कब किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछने का नेचर क्या है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का। मध्यकालीन भारत के इतिहास में बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूं या जो भी इन्फॉर्मेशन डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। यह देखिए 2000 ये प्रश्न जो है ये 2005 में पूछा गया है, फिर 2011 में प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न रिपीट हुआ है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो आप ध्यान रखें, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका समय जो है यह 1205 से आपको 10 तक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1205 से 1210 तक का होता है। ऐबक जो था वह ऐबक नाम का एक तुर्क जनजाति था, उस जनजाति होती थी, उस समुदाय से ऐबक था। और ऐबक जो था ये आपको पता है मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय दास था। कहा जाता है कि ऐबक जो था ये बहुत सुरीले आवाज़ में कुरान का एनालिसिस करता था, कुरान का पाठ किया करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये कुरान का बहुत सुदृढ़ ढंग से पाठ करने के वजह से इसको कुरान खां भी नाम दिया जाता है। और उसके बाद ये गोरी का बहुत ही ईमानदार और विश्वास पात्र था, अमीर था, इसलिए गोरी ने इसे अमीर ए आखुर, ध्यान रखेंगे, गोरी ने इसे अमीर ए आखुर गोरी ने अमीर ए आखुर की उपाधि इसे दी थी और इसे संबोधित किया था। और यह कहा जाता है यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि यह माना जाए कि दिल्ली भारत पर जो शासन होता था तुर्कों का, ये लाहौर से होता था, लेकिन भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी इसे माना जाता है। ध्यान रखेंगे, तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऐबक को माना जाता है। चलिए, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अब ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 299 का प्रश्न है बीपीएससी में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, अर्थात तुर्क जो शासन कर रहे थे भारत में, तो उस समय इसकी लाहौर राजधानी थी। लाहौर, ध्यान रखेंगे, लाहौर राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ध्यान रखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन है एक मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है,
ये बीपीएससी 2015 का प्रश्न है। पूछा जा रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। मस्जिद है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये उदार प्रवृत्ति का था और अधिक दान देता था। गरीबों को हमेशा दान पुण्य किया करता था। इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। देखिए, दो उपनाम बहुत इम्पोर्टेंट है। यह उदार प्रवृत्ति का था, गरीबों को दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। और दूसरा कुरान खान, यानी यह कुरान का बहुत सुदृढ़ ढंग से पाठ किया करता था, इसलिए इसे कुरान खां की भी संज्ञा दी जाती है। देखिए, ध्यान रखेंगे यह जो था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपको पता है यह एक मस्जिद है और यह अजमेर में बनाया। ऐबक ने दो कार्य किए। ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया और वहीं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। और ध्यान रखेंगे इसने ही दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवाया। 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। सॉरी। पहला है ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया, फिर दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, फिर दिल्ली का कुतुब मीनार भी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया। लेकिन पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश। ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासरुद्दीन कुबाचा। तो ध्यान रखेंगे यह मोहम्मद गोरी की बात कही जा रही है। तो मोहम्मद गोरी जो था, गोरी का सबसे विश्वास पात्र कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए इसने प्रथम अख्ता इसी को प्रदान किया। प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया? इसी को प्रदान किया मोहम्मद गोरी ने। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए, ध्यान रखेंगे प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह प्रश्न 2016 का पूछा गया प्रश्न है। 2016 में ध्यान रखेंगे 16 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। ध्यान रखेंगे, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास जो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में बिहार तक विजय किया और यही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बहुत क्षति पहुंचाई। कहा जाता है कि बहुत क्षति पहुंचाई और उदंतपुरी नामक जगह पर इसने राजधानी जो थी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया और यहीं इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था 1204 और 6 ईस्वी में बंगाल पर भी आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे। और जब ये बंगाल पर आक्रमण कर रहा था उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था जो बिना युद्ध किए भाग लिया वहाँ से। बिना युद्ध किए कहाँ हो गया? भाग लिया, जिसके वजह से तुर्की सेना नदिया में प्रवेश की और बुरी तरह लूटपाट किया बंगाल को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिहार पर विजित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है तारिख ए हिंद, तबकात ए नासिरी, ताजुल मासिर, तारिख ए मोहम्मद शाही से। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये 2018 का प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है कहाँ प्राप्त होता है। तो पहला विवरण जो है ध्यान रखेंगे, यह तबकात ए नासिरी में प्राप्त होता है। तबकात ए नासिरी में पहला विवरण प्राप्त होता है। और ध्यान रखेंगे, यह तबकात ए नासिरी जो था, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार है मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा रचित ये पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने बख्तियार खिलजी के बिहार विजय की चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तबकात नासिर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अर्थात 2016 का प्रश्न पूछा गया है। ये रिपीट प्रश्न है। देखिए, बख्तियार खिलजी से कितने डायमेंशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमने पहले ही चर्चा किया है कि बिहार में 1204 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 1202 ईस्वी में, 1204 और 5 में बंगाल पर, 1202 ईस्वी में बिहार पर यह आक्रमण करके बिहार को विजय किया और वह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाया। उसी में ध्यान रखेंगे कौन था, ये बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। प्रथम सूबेदार, बिहार में इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे किया था जी, ध्यान रखेंगे, वो व्यक्ति मलिक जानी था। मलिक जानी, ये 2008 में प्रश्न पूछा गया है। अब ध्यान रखेंगे, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। और इवाज जो था, इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने इवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया। किसको सूबेदार बनाया, मलिक जानी को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय से अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी 2017 में पूछा गया, ये बीपीएससी 2004-05 में पूछा गया प्रश्न है। ये ध्यान रखेंगे, 17 में, और ये पूछा जा रहा है। आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन जो है आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, बलबन। ध्यान रखेंगे, ये बलबन जो था, यह थ्योरी ऑफ किंगशिप के सिद्धांत को सम्मानित किया। अर्थात कहा जाता है कि बलबन वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार यह मानता था कि सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अर्थात नियाबते खुदाई कहा सुल्तान को। अर्थात जो सुल्तान हैं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक है, राजा को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसने ये कहकर अपने आप को सम्मानित किया। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? किस सुल्तान के लिए कहा है बर्नी ने? तो ध्यान रखेंगे,
यह जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में वर्णी ने यह कथन कहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। ध्यान रखेंगे, इसलिए उसने कहा यह पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ऑप्शन है जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां। ध्यान रखेंगे, वह व्यक्ति मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई, वह सेनापति जो था ये जफर खां था। ध्यान रखेंगे, जफर खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। ध्यान रखेंगे, राणा रतन सिंह अर्थात ये कहानी आप लोग सुने होंगे, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और उससे यह संदर्भ लिया गया है। और कहा जाता है कि पद्मिनी जो थी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की ये पत्नी थी, और उसी पे यह आगे चल करके यानी इसी से नाम इसका जोड़ा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। और यह जो पद्मिनी थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया देवगिरी पर तो उसका शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। ध्यान रखेंगे, तो जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया तो रामचंद्र देव जो था यह देवगिरी का शासक था। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने में किस सुल्तान के काल में विकसित हुई? ध्यान रखेंगे, खालिसा भूमि की बात कही जा रही है। खालिसा भूमि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यह आप जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय खालिसा भूमि का अत्यधिक विकास हुआ अर्थात खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्यों हुई? क्योंकि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था जो थी, इसका मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। इसलिए उसने सभी व्यक्ति जो अधिकारी थे उनसे सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली, जिन्हें मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन आदि थे। वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुए भूमि थी आदि के रूप में मिली थी, उन सब को इन्होंने छीन लिया और इसने सब उसके नाम पर खालिसा भूमि का अत्यधिक अर्थात जिस पे राजस्व लिए जाते थे उस भूमि का इसने अत्यधिक विकास किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। और ध्यान रखेंगे, अलाई दरवाज़ा जो है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, यह कुतुब मीनार, दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट है और इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा हुआ है। ध्यान रखेंगे, लाल पत्थर और संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है और यह 1311 ईस्वी में बनकर कंप्लीट हुआ पूरी तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक,
इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यानी 65वीं बीपीएससी 2019 का प्रश्न है यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखेंगे, नहर का निर्माण करवाने वाला सुल्तान जो था ये फिरोज शाह तुगलक था। यह सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और उसका मकसद क्या है कि सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। ऑप्शन है एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। यह देखिए ध्यान रखेंगे, फिरोज दार उल सफ़ा के बारे में पूछा गया। दार उल सफ़ा क्या था। दार उल सफ़ा क्या था, तो ध्यान रखेंगे दार उल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल अर्थात राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था ये फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाई, जिसमें वह कुशल हाकिम यानी कुशल डॉक्टर्स की व्यवस्था की उसने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखेंगे एक खैराती अस्पताल, दार उल सफ़ा जो था खैराती अस्पताल था जिसकी स्थापना इसने करवाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। बीपीएससी 2001 और 2 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। पूछा गया सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया किस सुल्तान ने। तो ध्यान रखेंगे ये फिरोज तुगलक था। ध्यान रखेंगे कौन था जी? फिरोज तुगलक था जिसने सुल्तानों को बेरोजगारों को, जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनको काफ़ी संख्या में रोजगार दिलवाया इसने। और इसके लिए रोजगार दिलवाने के लिए एक दफ्तर की भी स्थापना की और उसके फलस्वरूप जो बेरोजगार युवक थे उनको रोजगार की व्यवस्था इसने करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे अधिक गुलाम थे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। चलिए आप ध्यान रखेंगे फिरोज तुगलक जो था, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या थी, क्योंकि फिरोज तुगलक को गुलामों का बहुत शौक़ था। उसने दासों की संख्या संभवतः कहा जाता है एक अनुमान के हिसाब से कि लगभग 1,80,000 तक इसके दास थे और उनकी देखभाल के लिए उसने एक बृहद विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए बंदगान की नाम दिया जाता है। यानी दीवान ए बंदगान नाम का विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य था दासों की देख रेख करना, यानी दासों की शिक्षा का पूरा ध्यान वो लोग रखते थे। प्रत्येक दास को कहा जाता है कि 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी उन्हें जागीर भी दी जाती थी। और यही वजह है कि फिरोज शाह तुगलक का यह शौक़ जो था राज के लिए आगे चल करके हानिकारक सिद्ध हुआ, उसके विघटन का कारण भी बना। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। ध्यान रखेंगे यह फिरोज तुगलक था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय किए और इसकी अभिरुचि थी, इसकी जिज्ञासा होती थी बागवानी में। इसलिए कहा जाता है कि यह दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया इसने। नए बाग 1200 नए बाग और अलाउद्दीन जो पहले बाग लगवाया था उसको फिर ये पुनरुद्धार करवाया इसे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक
फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्ण राय सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराय सेकंड के शासन काल में भारत आया था और कहा जाता है यह फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, जो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक जो था ये देवराय सेकंड था। इसके शासनकाल में यह विजयनगर की यात्रा की थी और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में सदाइन ए मज्म उल बहरीन, कहा जाता है सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय सेकंड के शासनकाल का इसने वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। ऑप्शन लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। तो ये भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद? वो सैयदों का आक्रमण हुआ, सैयद वंश का। ध्यान रखेंगे। तैमूर लंग का जो आक्रमण था ये 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया और इसी के तत्पश्चात सैयद वंश दिल्ली के गद्दी पर आया। अर्थात कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में इसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। किसने की जी? तैमूर। ये खिज्र खां दौलत खां के सूबेदार जो थे, खिज्र खां को पराजित कर, दौलत खां जो था खिज्र खां को पराजित कर यह दिल्ली में आपको क्या किया? सैयद वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। ये कहा जाता है सिकंदर लोदी जो था, ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोदी जो था यह सिकंदर लोदी एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है। ठीक है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। ऑप्शन है हरियर फर्स्ट, हरियर सेकंड, बुका फर्स्ट, देवराय फर्स्ट। ध्यान रखेंगे ये हरियर सेकंड जो था यह बहमनियों से गोवा छीन लिया किसने? हरियर सेकंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खां, गजपति। ध्यान रखेंगे यह कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह के साथ, ध्यान रखेंगे, कुली कुतुब शाह के साथ यह गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता पूछी जा रही है। ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। ध्यान रखेंगे। तो यह जो था भू राजस्व जो व्यवस्था जो थी ये वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। कहाँ की? विजयनगर साम्राज्य की, और यह सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह 63 बीपीएससी 2017 का प्रश्न है, 17 में पूछा गया है। अब ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है ये कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। ध्यान रखेंगे हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है जी, हम्पी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अर्थात यह जो है हम्पी
हम्पी में इसके अस्तित्व मिलते हैं और ये कहाँ है, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ये 2015 का पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो आपको पता है ये रायगढ़ जो था ये शिवाजी की राजधानी थी, क्योंकि 1674 ईस्वी में बताया जाता है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया, तत्पश्चात वो छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और उसने रायगढ़ को जब राजधानी बनाई तो वो महान एक पंडित थे जो बनारस के थे, वो गंगा भट्ट नाम के पंडित से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और ये गंगा भट्ट कहाँ के थे? बनारस के थे। ध्यान रखेंगे शिवाजी की राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में, और इन्होंने तत्पश्चात उसके बाद ये छत्रपति की उपाधि धारण किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन है मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे सरंजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, मोहम्मद गवाह, आसफ खां, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात बहमनी राज का संस्थापक जो था, आप ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन जो था ये बहमनी राज का संस्थापक था। कहा जाता है कि इसका जफ़र खां यानी हसन गंगू नाम था, और आगे चल करके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से इसने 1347 ईस्वी में राज सिंहासन हुआ इसका, यानी सत्तारूढ़ हुआ और बहमनी राज की इसने नींव रखी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? पहला है खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। ये 1995 में पूछा गया प्रश्न है जी। ये भूमि कर जो था उससे संबंधित कौन कौन है इनकी चर्चा कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे यह भूमि कर से संबंधित खराज भी है, आपको खराज के साथ साथ ये खुम्स भी है और खुम्स के साथ साथ मुक्तई भी है। ये तीनों भूमि कर हैं। तो आप डी ऑप्शन पे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अर्थात यह अलाउद्दीन खिलजी जो था यह ज़मीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में रखने का दावा किया। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता है यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में परिवर्तन किए, और कहा जाता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी उपज का 50% जो था ये भू राजस्व के रूप में निश्चित किया और उसी के रूप में यह लेता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन है सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात 2018 का प्रश्न है यह। 18 में पूछा गया प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ध्यान रखें किस संप्रदाय से? सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। और कहा जाता है कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया के आने से यानी 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और इसने ही भारत में
इस संप्रदाय की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया? 500 की इकाई में विभाजित किया। ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अर्थात कहा जाता है इस्लाम शाह जो था यह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे या इस्लाम शाह और शेर शाह 2 ऑप्शन होगा, इसलिए आप उपयुक्त में से कोई नहीं जाएंगे। ये दोनों संबंधित हैं, दोनों संबंधित हैं। इसमें कौन है? इस्लाम शाह और शेर शाह, इसलिए ऑप्शन ए पर जाएंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन है राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। कृषि संबंधित कर से तो यह जो था, ध्यान रखेंगे, यह जो था जवाबित, यह राज्य कानून से संबंधित था, राज्य कानून से इसका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? किन धातुओं के थे? तो ये टंका, ससगनी, जीतल जो थे, ये ध्यान रखेंगे चांदी और तांबा। ठीक है, चांदी और तांबा के थे ये जो थे। टंका जो था ये चांदी का था, ये भी चांदी का था, और जीतल तांबे का था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग जो है यह सबसे प्रथम कब से प्रारंभ हुआ भारत में? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा, एक से अधिक। ये बीपीएससी 2017 का प्रश्न है जी, ध्यान रखेंगे। तो भारत में आपको पता है कागज़ का प्रयोग जो था ये 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, और कहा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार जो था ये चीन में हुआ था। भारत में इसका प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। ध्यान रखेंगे, कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन, बी है अलबरुद्दीन, सी है मिनहाज उस सिराज, डी है जियाउद्दीन वर्णी। जियाउद्दीन वर्णी। तबकात ए नासिरी के लेखक जो हैं ये मिनहाज उस सिराज हैं, मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। और कहा जाता है यह सुल्तान नासिरुद्दीन को पूर्णतः ये समर्पित है, और यह जो है 23 अध्यायों में लिखा गया यह एक ग्रंथ है, मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है तबकात नासिरी, यह 23 अध्यायों में लिखा गया एक ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी? सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें, ऑप्शन है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित, बी है पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारना, सी है स्त्रियों को मंदिर जाने का प्रोत्साहन किया, डी है मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन किया। ये 2005 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है सभी भक्ति संत के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो आप ध्यान रखेंगे ये समान विशेषता जो थी यह अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त उसे अच्छे से समझते थे, अर्थात उसी भाषा में अपने शब्दों को रखा, अपने मतों को रखा जिस भाषा में वहाँ के रीजनल जो लोग थे वो भाषा अपनी बातों को समझते थे, इसी भाषा में उन्होंने अपनी बातों को वहाँ रखी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप इसको अच्छे से समझें,
पढ़ें और इसके ट्रेंड को समझें, क्योंकि आगे आने वाले कमीशन के लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।